नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लगातार बीते दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करने और ना करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और ना खोलने की अपडेट सुन रहे थे, इसी बीच में अपडेट यह है कि ईरान के विदेश मंत्री बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और यहां से आगे वो मस्कट जाएंगे और मस्कट के बाद फाइनली रूस जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे क्या अमेरिका से बातचीत करने? आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। असल मायने में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताकार बन के उभरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को बनाया तो दोहा की तरह था कि यहां पर आओ और बातचीत करो, लेकिन कुछ वैसा हो नहीं पाया। पिछली इस्लामाबाद वार्ता फेल रही। यूएस और ईरान के बीच में अब सेकंड लेवल की वार्ता होनी थी, लेकिन दोनों ने आमने सामने बैठने को प्रेफर नहीं किया। ईरान ने इनकार किया कि मैं अमेरिका के साथ तब तक नहीं बैठूंगा जब तक वो लेवल प्लेइंग बात नहीं करता। ऐसा करते हुए सेकंड राउंड की वार्ता कटा दी गई। लेकिन फिर भी ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके क्या मायने हैं आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। उनकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ में अमेरिका ने भी अब पाकिस्तान के लिए विटकॉफ और कुशनर को रवाना कर दिया है। अब तक का अपडेट यही है। जेडी वेंस, मार्को रूबियो कोई नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कह करके अरागची जाएंगे पाकिस्तान में, उनसे बातचीत करने के लिए विटकॉफ और कुशनर आकर बातचीत सुनकर चले जाएंगे। यानी कि अब प्रॉपर तरीके से वाया रेफरेंस में बात होगी, आमने सामने बातचीत नहीं होगी। चलिए तो अब इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बात है इस्लामाबाद की, यानी कि पाकिस्तान की राजधानी की, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विटकॉफ आने के लिए रवाना हो चुके बताए हैं। कहा गया है कि ईरान की तरफ से जो विदेश मंत्री आए हैं वो उनसे मिलना नहीं चाहते। ईरान के विदेश मंत्री का भव्य स्वागत फिर से होता है। आसिम मुनीर लेने पहुंचते हैं, इशाक डार उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं। तस्वीरें आती हैं और तस्वीरों के साथ साथ चर्चा शुरू होती है कि क्या अमेरिका के साथ बातचीत के लिए आए हैं। तो इस बात को जब इनके स्पोक पर्सन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से 2 लोग भेज रहे हैं। बातचीत चूंकि पहले फेल हो गई थी, का आरोप था कि जेडी वेंस जिद पर अड़े थे कि नहीं तुम पूरा न्यूक्लियर दोगे। दूसरी तरफ से ईरानियों पर आरोप था कि वो साफ मना कर चुके थे कि हम अपना न्यूक्लियर सिस्टम तुम्हें बिल्कुल नहीं सौंपेंगे। ऐसे में ट्रंप ने कहा था कि जब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं सौंपोगे हम किसी वार्ता पर आगे नहीं बढ़ेंगे। सबके बीच में अपनी अपनी कहानियां थी। ईरान न्यूक्लियर वेपन देने को तैयार नहीं था। साथ में ईरान को यह कहा गया था कि वो किसी और की सहायता नहीं करेगा, जैसे हिजबुल्लाह की, हमास की या फिर हुतियों की, किसी की सहायता नहीं करोगे। एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंपोगे। ईरान इनमें से किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जेडी वेंस को इस वार्ता से दूर रख दिया गया। रखने का एक कारण बताया गया कि जेडी वेंस के लायक उधर की तरफ से कोई आदमी नहीं आता प्रोटोकॉल के अंदर। उधर से गालिबाफ और अरागची आते हैं, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं, तो बातचीत करनी हो तो फिर मार्को रूबियो जैसा कोई आदमी आए तो बातचीत करा दी जाए। समकक्ष आदमी नहीं है बोले। और फिर जेडी वेंस पिछली बार आए, वार्ता विफल रही, तो आने का इस बार कोई मतलब नहीं है। खैर, कुल मिलाकर इस्लामाबाद फिर से पिक्चर में है। इस बार फिर से वार्ता हो रही है और इस वार्ता में साफ है कि यहां पर ईरान और पाकिस्तान की बातचीत है और दोनों ही इस विजिट के दौरान अपना इंटेंट साझा करेंगे, यानी ईरानियन लोग साझा करेंगे। बीती बार की तरह नहीं कि दोनों लोग आपस में, यानी कि अमेरिका के साथ बातचीत करने उपस्थित हुए हों। खैर, फिलहाल की तरफ पाकिस्तान की जो मेहनत है वो ईरानियंस को बुलाने में कामयाबी के साथ देखी जा सकती है और यहां से आगे अब ये लोग वार्ता के बाद मस्कट और रूस की यात्रा पर निकलेंगे। हेडलाइंस कुछ इस प्रकार से हैं कि इस्लामाबाद के बाद मस्कट और मस्कट के बाद मॉस्को की तरफ यात्रा होगी। इससे अपने आप में कुछ समीकरण पैदा होते हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी वार्ता में अब रूस को भी इन्वॉल्व करना चाहता है कि भाई तुम भी बताओ कि मेरे लिए क्या ठीक है। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं कि ईरान को सजेशन दिया जा रहा है वाया पाकिस्तान कि अगर आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी एक देश में नहीं रखना चाहते तो कुछ देश जो आपके विश्वस्त हो वहां पर रख दीजिए। मतलब आप अपने पास मत रखिए अकॉर्डिंग टू अमेरिका, एक देश में मत रखिए। आपके जो विश्वस्त हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, जहां रखना चाहें आप वहां रख दीजिए और इस तरह से आप इस बातचीत को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। फिलहाल के लिए ईरान और पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनकी बातचीत की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। चर्चा यह है कि ईरान ने अपने डेलीगेशन में से गालिबाफ को हटा दिया है। गालिबाफ कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन को लेकर समझौते की मुद्रा की तरफ बढ़ रहे थे। ईरानियंस के जो हार्डलाइनर्स हैं उन्हें यह बात पसंद नहीं थी। इसकी जगह उन्होंने सईद जलीली को चुना है। सईद जलीली वो हैं जो पिछली बार राष्ट्रपति पजेश्कियान के सामने चुनाव में उतरे थे, हार गए थे, लेकिन आईआरजीसी का उन्हें आईआरजीसी का प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जो वार्ताएं परमाणु से जुड़ी हों उसमें जलीली को साझा किया जाएगा। गालिबाफ नरम दल के नेता बताए गए हैं। ऐसे चलते आने वाले समय में सईद जलीली जो हैं वो गालिबाफ की जगह ईरान के रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए वार्ता में कोई भी बड़ा
रोल होते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रयास चल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप तक इस बात का अपडेट पहुंचा दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री की यात्रा अपने आप में एक बड़ी यात्रा कंसीडर की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप के पास 1 मई तक का समय है, क्योंकि फिर उसके बाद उन्हें सीनेट से परमिशन लेनी होगी। ऐसे में वो भी अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। कल मैं आपको जब ये सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर साझा किया था, तब मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ की थी कि ट्रंप के साथ 1 मई का क्लॉज क्या है। 60 दिन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अगर युद्ध कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें सीनेट से परमिशन लेनी होती है। इस बीच में और अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि अमेरिका उन तरीकों को रोक रहा है जिससे ईरान के पास पैसा पहुंचने से रोका जा सके। कहा जा रहा है जहां एक और जहाजों को पानी में रोका जा रहा है, ईरान के तट से दूर निकलने नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो के थ्रू हो रहे पेमेंट्स को, क्योंकि चर्चा थी कि ईरान क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहा है, अमेरिका की फोर्सेस क्रिप्टो के पेमेंट्स को भी अब ट्रैक कर रही है। ऐसे में खबर बनकर आती है कि $344 मिलियन का इन्होंने ईरान लिंक जो क्रिप्टो करेंसी था, एनर्जी ट्रेल था, उसको हाल ही में इन्होंने क्रैक किया है, पकड़ लिया है। ये यहाँ के जो वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के, स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से दी गई जानकारी है। कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है कि वो पूरी तरह ब्लॉकेड लगाकर ईरान पर बैठा रहे, लेकिन वो ये भी चाहता है कि यूरोप के देश भी उसकी इस काम में सहायता करें। दिक्कत ये है कि अगर अमेरिका ईरान पर ब्लॉकेड लगाता है तो अमेरिका के मित्र राष्ट्र सऊदी, यूएई, कतर, इन सब को वो रास्ता खोल कर नहीं दे पाएगा और उनकी अर्थव्यवस्था ईरान के साथ साथ बर्बाद होने लगेगी। ऐसे में ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए इन देशों को नुकसान पहुंचाना, क्या ये देश बर्दाश्त करेंगे? अमेरिका की असल अग्नि परीक्षा यहां पर चल रही है। खैर, फिर भी अमेरिका ने 40 शिपिंग कंपनियों पर बैन लगाने का फैसला किया है जो शैडो फ्लीट के माध्यम से ईरान का तेल इधर उधर बेच रही थी। ये अपडेट है। इस बीच में एक अपडेट ये भी है कि अमेरिका के बहुत सारे जहाज इन दिनों डिफेंस पर्पजेस के लिए, कहा जा रहा है कि डिफेंस डंपिंग इक्विपमेंट्स ले जाकर मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जॉर्डन के आसपास इनका आना जाना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक तरफ अमेरिका वार्ता की बातों में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ अगले स्टेप में युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस तरह के अपडेट भी फिलहाल बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी बहुत तेजी से सीज फायर खत्म होते ही युद्ध का जो दूसरा पड़ाव शुरू होगा उसकी तैयारियां कर रहा है और इसी क्रम में 1000 से ज्यादा तरह के हथियार खुद बनाने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर तो हमेशा इनके अब रंग चल रहे हैं कि बताओ कौन से रंग की मिसाइल चाहिए, मतलब कि ये मिसाइलों की पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। सीज फायर के बढ़ते ईरान ने अपने तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स को फिर से शुरू कर दिया है। मस्कट के लिए और इस्तांबुल के लिए इनकी फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं। यानी कि एक तरह से ईरान भी सीज फायर को मान रहा है कि अब उस पर कोई हमले नहीं हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा अभी जारी है। हॉर्मुज क्राइसिस के दौरान एक अपडेट और आया और वो ये कि पनामा कैनाल के ऊपर इन दिनों प्रेशर पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी जानते हैं कि जापान और साउथ कोरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले तेल पर अत्यधिक निर्भर थे। जब से यह बाधित हुआ है तो उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना पड़ रहा है। अमेरिका से तेल खरीदने में या तो वेनेजुएला से तेल लोगे या फिर आप लोगे अमेरिका की इन जगहों से। ये कौन सी जगह हैं? ये टेक्सास वगैरह वो क्षेत्र हैं जहां पर इनकी बहुत ज्यादा रिफाइनरीज हैं। तो अमेरिका का इस वाले कॉर्नर पर, यानी अमेरिका का पूर्वी तट जो है वो रिफाइनरीज या ऑयल के लिए जाना जाता है। यहां से जो तेल है अब वो पनामा कैनाल से होते हुए पैसिफिक ओशन होते हुए जापान तक पहुंच रहा है। अर्थात अभी जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आना बाधित हुआ है, पनामा कैनाल पर प्रेशर बढ़ गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। पनामा कैनाल ने हाल ही में क्राइसिस देखा है क्योंकि यहां पर कॉस्ट भी बढ़ रही है और डिले भी हो रहा है, क्योंकि पनामा कैनाल जो है वो एक तरह से मशीन से ऑपरेटेड कैनाल है। वाटर लेवल में पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में अंतर है। इसके चलते यहां पर पानी को अपलिफ्ट करके जहाजों को चलाया जाता है। यह काफी मैकेनाइज्ड प्रोसेस है और पनामा कैनाल के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है तुलनात्मक रूप से महंगा पड़ता है। इसकी एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है और इसको कई बार देश यूज करना पसंद नहीं करते क्योंकि यहां पर फेयर बढ़ जाता है। लेकिन अब चूंकि मजबूरी है तो पनामा कैनाल के अराउंड ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। हॉर्मुज बंद होने से पनामा कैनाल पर भी प्रेशर पड़ने की बातें सुनाई दे रही हैं। इसी बीच में रशिया ने वेनेजुएला में जो तेल की पाबंदी है उसकी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। जानकारी यह भी है कि इजराइल ने सीज फायर अमेरिका के कराने के बावजूद लेबनान पर हमले किए हैं। यानी कि ट्रंप एक बार फिर से फुस्सी साबित हुए हैं। खैर, जो भी हो, फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आप लोग बने रहिए, अपडेट जैसे भी आएंगे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको क्या लगता है, सीज फायर हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।